प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च को मॉरिशस के दौरे पर जाएंगे। वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर नेशनल डे में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। वहां वो भारतीय सेना के कंटिंजेंट नेशनल डे परेड में भी शामिल होंगे। इससे पहले 2015 में वो मॉरिशस गए थे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 4 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें मुस्लिमों के लिए कई योजनाएं हैं। सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है, लेकिन ये नियम 2 करोड़ तक के ठेके पर ही लागू होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक विकास के लिए 1000 करोड़, वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए 150 करोड़, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ और इमामों के लिए 6000 रुपए के महीने का प्रावधान है। एक खबर आज मथुरा से भी आई है, जहां सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। बरसाना में होली खेलने पहुंचे सीएम योगी ने आज प्रयागराज, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा वाला जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बनी, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमका, काशी का कायाकल्प हुआ, मथुरा की बारी है। जुमे की नमाज पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ। मौलाना कल्बे जव्वाद की अध्यक्षता में आशिफी मस्जिद पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। ये वक्फ बिल नहीं, सांप का बिल है। और सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अब बिहार में सक्रिय होंगे। वो 16 मार्च से राज्य में यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यात्रा की मंजूरी को लेकर वो 12 मार्च को राहुल गांधी से मिलेंगे। कन्हैया के एक्टिव होने से लालू परिवार से गांधी परिवार के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको बिहार में सक्रिय देखना नहीं चाहते हैं। औरंगजेब की तारीफ कर विवादों में घिरे निलंबित समाजवादी पार्टी के विधायक ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। अबू आजमी ने अपना निलंबन वापस लेने की मांग की है। चिट्ठी में दलील दी है कि उन्होंने जो भी कहा वो इतिहास के आधार पर था। छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उनके मन में आदर है। और हरियाणा के पंचकुला में एक गांव के पास जैगुआर फाइटर जेट क्रैश होने से लोगों में दहशत फैल गई। जैगुआर ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया। वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती आधार पर तकनीकी खराबी को क्रैश की वजह माना जा रहा है। होली नमाज पर उत्तर प्रदेश में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। अनुज चौधरी ने कहा कि जिनको होली से दिक्कत है वो घर में रहें। इस पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीओ अनुज चौधरी ड्यूटी नहीं, चापलूसी कर रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईएफएस ऑफिसर जितेंद्र रावत ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे। हालांकि घटना के पीछे का सच क्या है, यह अभी जांच का विषय है। जितेंद्र रावत की पत्नी और बच्चे देहरादून में रहते हैं, जबकि दिल्ली में वो अपनी मां के साथ रह रहे थे। फिक्र में अब उस मुगल शासक की बात जिसकी मौत तो सन 1707 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन वो क्रूर शासक आज भी भारत की सियासत में झगड़े की वजह बनकर जिंदा है। सोचिए जरा, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक पॉलिटिकल फाइट थमने का नाम नहीं ले रही है, जिस पर हेट बनाम ग्रेट वाली राजनीति आज भी जारी है। लिहाजा टीवी9 की टीम महाराष्ट्र में उस शहर पहुंची जहां औरंगजेब की खबर है, जहां औरंगजेब के बेटे, बहू और गुरु की मजार है। और यहां जाकर ये जानने की कोशिश की कि मंदिर तोड़ने का सच जमीन से कितना नीचे दबा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त औरंगाबाद के खुलताबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे मज़ार है मुग़ल सम्राट शहंशाह हज़रत औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब की ये मज़ार है। इस मज़ार के अंदर जाने के लिए मनाही है, क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में है। अंदर आप देख सकते हैं कि मस्जिद की जो गुंबज और तमाम चीज़ें आपको अंदर नज़र आएगी। एक मज़ार अंदर बनाई है और कई 100 साल से ये मज़ार यहाँ पर है। ऐसी जानकारी है कि अहमदनगर यानी जो अभी अहिल्या नगर है, वहाँ पर औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली थी और वहाँ से बाय रोड उनके जो उनका पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद जो है इनको यहाँ पर उनकी मज़ार बनाई गई। औरंगजेब के जो गुरु हैं यहाँ पर हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिराजी, इनकी मज़ार है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के वंशज उनके घराने के हैं और यहाँ पर करीब 700 साल पहले इनकी जब ये मज़ार बनी थी तो औरंगजेब जब हयात थे, जिंदा थे, तो यहाँ पर खुद वो आते थे। उनके बेटे की एक मज़ार यहाँ पर है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और उनकी जो पत्नी है यानी कि औरंगजेब की जो बहू है, उनका एक मज़ार यहाँ पर है। छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के औरंगजेब मकबरे के
मुख्य द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो मुख्य द्वार है ये तकरीबन 300 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में ये कहा था कि जो उनके गुरु हैं उनका जहाँ पर उनको दफन किया गया है उसी बगल में उनके कदमों के पास उनका भी मकबरा बनाया जाए। अब फिक्र में बिहार वाली पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। शुरुआत बाबाओं पर मचे सियासी उबाल से। इस वक्त दो नामी बाबा बिहार के दौरे पर हैं। एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा और दूसरे हैं श्री श्री रविशंकर। दोनों अपने कार्यक्रमों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका सियासी रसूख भी किसी से छिपा नहीं है। सो कुछ नेताओं ने बाबाओं के दौरे में विधानसभा चुनाव का कनेक्शन निकाल लिया। बिहार में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव है। माहौल और तैयारी साथ साथ चल रही है। वक्त बीतते देर नहीं लगता है। चुनाव के इसी माहौल में 6 मार्च को बाबा बागेश्वर का आगमन हो गया। वो गोपालगंज के राम जानकी मठ में हनुमत कथा कर रहे थे। आयोजन भव्य है, दूर दूर से भक्त आए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच सकती है। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 10 मार्च तक चलेगा। पंडाल में 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भीड़ की संभावना को देखते हुए सिर्फ 8 मार्च को दिव्य दरबार लगाने की अनुमति दी गई है, यानी सिर्फ एक दिन ही श्रद्धालुओं की पर्ची निकाली जाएगी। सुरक्षा में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ऑफिसर और मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। दूसरे जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। बिहार में बाबा बागेश्वर का यह तीसरा हनुमत कथा कार्यक्रम है। इसके पहले वो पटना और गया जिले में कथा वाचन कर चुके हैं। ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन की सियासी आलोचना हुई तो उन्होंने आलोचकों को बिल्कुल नेता वाले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि मेरे आने से कुछ लोगों को आग लग जाती है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। खैर, इस एपिसोड का एक्सटेंशन तब हो गया जब धीरेन्द्र शास्त्री के बाद उसी दिन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पटना पहुंच गए। वो भी 5 दिन के दौरे पर हैं। पटना और गया समेत कई जगह उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुनिए अपने बिहार दौरे पर इन बाबाओं ने क्या क्या कहा। बिहार बहुत आगे चलेगा, आशीर्वाद रहेगा। अभी कोई नहीं ये बोल सकता है बिहार पिछड़ा हुआ है। एक ही वक्त में दो बाबाओं के दौरे से बिहार में सियासी हलचल तो होनी ही थी। उस पर बाबाओं के मेल मुलाकात वाली तस्वीरों ने आग और भड़का दी। श्री श्री रविशंकर जब पटना पहुंचे तो उनकी पहली मुलाकात बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से हुई। पटना में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम के घर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हुआ। कुछ बातचीत भी हुई है। श्री श्री से मिलने वालों में सिर्फ बीजेपी के सम्राट चौधरी नहीं है, बल्कि बीजेपी के कुछ और बड़े लीडर्स भी उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। इनमें पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। बीजेपी नेता खुद ये फोटो पोस्ट भी कर रहे हैं। तो चुनावी मौसम में तस्वीरें देखकर विपक्ष ने जो नेता हैं वो भड़क गए हैं। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा भी अपने आक्रामक भाषण से विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लालू यादव की पार्टी आरजेडी उन पर प्रतिबंध की मांग कर रही है। इस पर बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि आरजेडी को सिर्फ दाढ़ी और टोपी पसंद है। बाबा का जो झुंड है वही बाबा का जो दिल्ली में बैठे हुए बाबा हैं, उन्हीं के ये लोग शागिर्द हैं और उनके कहने पर बिहार में लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस साल चुनाव है। ना जाने उनको दाढ़ी वाला अच्छा लगता है, लेकिन कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको खराब लगने लगता है। अब बागेश्वर बाबा हो, रविशंकर महाराज हो, तो मुल्ला तो इनको पसंद है, लेकिन जिसको टीकी और दाढ़ी दोनों भरा हुआ हो संत महात्मा वो उनको पसंद नहीं है। तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को सनातन धर्म और हिंदू होने पर ऐसे लोगों को जो है ना निर्लज्जता की सीमा पार कर ऐसे लोगों को शर्म लगना चाहिए। बीजेपी ये प्रयोग कर रही है, काम तो कुछ किया नहीं लोग 20 साल में, तो ये लोग बाबा लोग को आगे कर करके और जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। संवैधानिक अनुसंधान में है, जो आए जो आप रोक नहीं सकते। इस लोकतांत्रिक ढांचे में निश्चित तौर पर जो आए जाए उसको हम अब कैसे रोक सकते हैं। और फिक्र में अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां पर शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले कट्टरपंथियों ने कट्टर प्रदर्शन से मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदर्शन का यह वीडियो यूनुस की हुकूमत को हाई वोल्टेज झटके दे रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर मोहम्मद यूनुस को अंदाजा हो रहा होगा कि कट्टरपंथियों की शह पर सरकार चलाने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान परस्त नियत और नीतियों का अंजाम क्या होता है। ये वीडियो ढाका से आया, जहां आज जुमे की नमाज के बाद यूनुस सरकार के खिलाफ महासंग्राम छिड़ गया। इस वीडियो की और भी विस्तृत जानकारी दें, इसकी लोकेशन बताएं, ये बताएं कि कैसे
उपद्रवियों ने बांग्लादेश की पुलिस को पानी पिला दिया। इससे पहले आप ये जानिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और मोहम्मद यूनुस की आंखों पर काली पट्टी बंधी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूनुस को अशांत बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, कट्टरपंथियों की बढ़ती शक्ति नहीं दिख रही है, सड़कों पर सरेआम कानून का तमाशा नहीं दिख रहा है, सेना और पुलिस की नाकामी नहीं दिख रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेम की पट्टी उनकी आंखों पर इस कदर चढ़ गई है कि बांग्लादेश कई मुश्किलों से घिर चुका है। इन्हीं मुश्किलों में से एक है मार्च फॉर खिलाफत वाला प्रदर्शन, जिसका वीडियो ट्रेलर आज ढाका में जुमे की नमाज के तुरंत बाद देखने को मिला। पहले आपको ढाका से आए 3 विस्फोटक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इसकी पूरी कहानी बताएंगे। पहला वीडियो, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज शुक्रवार को कैसे अचानक माहौल बिगड़ गया। सड़क पर 1000 से भी ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं, सरेआम बांग्लादेश की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में युद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश की सत्ता के खिलाफ, हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन इनकी संख्या और शक्ति इतनी ज्यादा थी कि काफी देर तक यूं ही संग्राम चलता रहा। यह बांग्लादेश में मचे बवाल का दूसरा वीडियो आएगा। इन लोगों के हाथों में बैनर हैं, पोस्टर हैं, जुबान पर यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। बताया जा रहा है कि शुरू में यह जुलूस बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के पलटन से विजयनगर इलाके की ओर बढ़े, तनाव बढ़ गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी, इसका विरोध किया गया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने। ढाका की मशहूर बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर यह प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर की ओर से किया गया था। यूनुस सरकार के खिलाफ मार्च फॉर खिलाफत रैली निकाली गई थी। ढाका में सड़क पर हजारों उपद्रवी उतरे। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की रैली के दौरान हंगामा हुआ। मस्जिद के पास बैनर पोस्टर के साथ इन लोगों ने उत्पात किया। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में सीधी टक्कर हुई। पुलिस ने कट्टरपंथियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। हिज्ब उत तहरीर जो इस संग्राम का आयोजक है, एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इसकी स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। ये मुस्लिमों को एकजुट करना चाहता है और पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है। इसकी गतिविधियों की वजह से भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस पर बैन लगा हुआ है। भारत सरकार हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन भी घोषित कर चुकी है। वर्ष 2019 के बाद आज पहली बार इस संगठन के सदस्यों ने ढाका में खुलेआम रैली की और यूनुस की सत्ता को चुनौती दी। वर्ष 2009 के बाद पहली बार इस संगठन के सदस्यों ने ढाका में खुलेआम रैली की। आज गुजरात का नाम राजनीति के गलियारे में खूब ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों आज गुजरात में हैं। यानी एक ही दिन, एक ही राज्य में दोनों नेता मौजूद हैं, भले ही शहर अलग अलग हो। तो जल्दी से दोनों नेताओं के दौरे का अपडेट ले लेते हैं। पहले सिलवासा में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से एक भावुक पल वाला वीडियो देख लेते हैं। भीड़ में पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर हाथों में लिए एक युवक भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे देखा, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। उन्होंने पोस्टर अपने पास मंगवाया। उस पोस्टर पर युवक के लिए संदेश लिखा और फिर वो पोस्टर युवक को सौंप दिया। पीएम का ये रूप देखकर युवक ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिया। यह है वो तस्वीर आपके सामने। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज सूरत में रोड शो भी किया है। रोड शो के बाद उन्होंने जनसभा भी की। लोग उनकी झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों का राशन तक खा लिया जाता था। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो, जो गरीब का राशन के नाम पर गरीब के हक का खा जाते थे।
प्रधानमंत्री जहां जनसभा और रोड शो कर रहे थे, वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज अहमदाबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। नेता विपक्ष का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। अहमदाबाद में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक, कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और विधायक दल के नेता अमित चावड़ा शामिल हुए। राहुल गांधी ने राज्य में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ भी बैठक की है। एक्सक्यूज मी। वैसे तो गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी ज्यादा समय है, लेकिन सियासी तपिश अभी से बढ़ने लगी है। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार अपने गृह राज्य के दौरे पर हैं। वहीं आज से राहुल गांधी का भी गुजरात दौरा शुरू हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए गुजरात सियासी एपिसेंटर बन गया है। कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य में सिंहासन से दूर है। अंगद की तरह पैर जमाए बीजेपी को काउंटर करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल का यह दौरा बेजान पड़ी कांग्रेस में थोड़ी ऊर्जा और जोश भर सकता है।